हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एमके नॉलेज ग्रुप में आपका फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम सीजीपीएससी मेंस के चौथे पेपर का मैं इसमें विश्लेषण करने के लिए लाया हूं, जो कि एक स्टूडेंट का मेंस का कॉपी है। इसमें हम 3 पार्ट है और इसके हम तीनों पार्ट के बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। किस प्रकार से आंसर इन्होंने लिखा है और किस प्रकार से आंसर हमें लिखने चाहिए। तो पहला हमारा जो इसमें पार्ट है वह साइंस जो सामान्य जनरल साइंस का होता है। दूसरा पार्ट इसमें होता है मैथ एंड रीजनिंग, सामान्य गणित एवं तार्किक योग्यता परीक्षण होता है। और तीसरा जो इसमें पार्ट जो होता है, आप समझ लोग जानते होंगे, अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान का होता है। तो इन तीनों पार्ट के बारे में इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने लिखा है और किस प्रकार से आंसर का मार्किंग हो रहा है और इसमें क्या हमें और किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इस सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम इसमें बात करने वाले हैं। तो वीडियो के आप अंत तक बने रहिएगा। एक ज़रूरी सूचना है कि आप हमारे टेलीग्राम एमके नॉलेज ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको अनेक चीज़ों की पीडीएफ, वीडियो की पीडीएफ वगैरह मिलते रहेंगे और वहाँ पर पुस्तक वगैरह भी हैं। और वहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की जो भी सूचनाएं होंगी, जिस प्रकार की वीडियो अभी बन रही हैं उसी प्रकार का हमेशा और भी वीडियो बनेगी, जो आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और भी हमारे जो भी इसमें पार्ट बने हुए हैं, आप उसको आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। और हमारे टेलीग्राम को आप सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और जिन्हें भी आप फ्रेंड हैं उनको आप शेयर कीजिए ताकि उनके जो सहायता करें। ठीक है, तो इसी प्रकार के हमारे वीडियो के लिए आप बने रहिए। अब हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के जो 2018 का ये पेपर है, तो उनका देखते हैं कि किस प्रकार से यह आरटीआई के द्वारा निकाला गया है, किस प्रकार से उन्होंने लिखा था और किस प्रकार से मार्किंग हुआ है। उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे और इसी प्रकार से क्वेश्चन भी पूछते हैं, इस क्वेश्चन की प्रकृति को भी जानेंगे और किस प्रकार से हमें लिखना चाहिए उसके बारे में भी हम जानते हैं। परीक्षा की दृष्टि से यदि हम बात करें तो क्वेश्चन आसान प्रकृति की ही रहते हैं, पर हमें उनको किस प्रकार से 4 लाइन हमें दिया रहता है, उसमें 30 शब्दों में हमें लिखना होता है और इसके मार्क्स 2 नंबर का होते हैं। यह एक कठिन परीक्षा तो नहीं कर सकते, बट इसकी लिखावट को जिसका प्रैक्टिस अच्छे से रहेगा वो लिख सकते हैं। इसमें हमें 2 नंबर के क्वेश्चनों में काफ़ी ज़्यादा फैक्ट की आवश्यकता होती है। आपको परिभाषाएं लिखने के लिए आते हैं तो परिभाषा में किसी चीज़ का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो परिभाषा है उसे परिभाषा को पॉइंट वाइज लिखना ही होता है और कुछ हमें उनके जैसे संरचना, उपयोग या जो भी दिए रहते हैं उनके बारे में हमें जानकारी देना होता है। तो हम बात करने वाले हैं इसमें तीनों पार्ट के बारे में, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया था, किताब सुनो में क्या है और पॉलीथीन बहुलक की संरचना और उपयोग को लिखना है। तो इसका आंसर इन्होंने लिखा है कि ऐसे प्लास्टिक जो अधिक ताप पर सहने की क्षमता। तो इस प्रकार यहाँ क्षमता को गलत कर दिया है क्योंकि क्षमता इसकी परिभाषा में नहीं आती है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने टेफ्लॉन लिखा हुआ है, सही है। इन्होंने संरचना को लिखा हुआ है, तो संरचना के बारे में हम इस प्रकार से जान सकते हैं और इसके बारे में इनको 1 नंबर प्राप्त हुआ है 2 नंबर के क्वेश्चन में। तो अगर हम बात करें साइंस में, आप यदि अच्छे से लिखते हैं तो 2 नंबर भी आपको मिल सकते हैं। तो इसका आंसर किस प्रकार से लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए सहने की क्षमता नहीं, यहाँ पर मुलायम आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, मुलायम जो हो जाते हैं गर्म करने पर, ऐसे प्लास्टिक जो मुलायम हो जाते हैं तो वे थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। ठीक है, वे थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। यहाँ पर सहने के स्थान पर आपको मुलायम लिखना होगा इसकी परिभाषा में। और इसमें अंतराणुक बल प्रत्यास्थ बल से अधिक किंतु फाइबर बहुलकों से कम होता है, ये भी आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, इसके बाद आपको संरचना के बारे में बताना है। इसका संरचना जो होता है, इसका फार्मूला जो है, तो इसकी संरचना का जो सूत्र है आप सभी लोग जानते होंगे, CH2 होता है और इसका जो है होल ब्रैकेट में N होता है। यह फार्मूला सूत्र है, आपको अच्छे से इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और इसके बारे में उपयोग लिखने के लिए आया है, आप 2 उपयोग लिख लीजिए आराम से। घरेलू उपयोग में भी किया जा सकता है और विद्युतरोधी पदार्थ बनाने में भी किया जा सकता है। ठीक है, प्लास्टिक बैग, रेफ्रिजरेटर वगैरह में भी किए जाते हैं। इस प्रकार से आप यदि लिख रहे हैं तो 2 नंबर या 1.5 नंबर आपको जरूर अंक प्राप्त हो जाते हैं। चलिए इसी प्रकार के नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मिश्र धातु और अमलगन को परिभाषित करना है और दोनों के 2 उदाहरण लिखिए। तो इस प्रकार से जब परिभाषा लिखने के लिए आता है तो हमें पॉइंट वाइज लिखना ही चाहिए और जो हमें परिभाषा दिया गया है उसे ही सटीकता के साथ लिखना चाहिए जैसा कि इन्होंने लिखा है। चलिए हम बात करने वाले हैं कि इनका जो है, इनकी अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है कि मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, मिश्र धातु कहते हैं जैसे कि कांसा, यानी कि इसमें कॉपर होता है। कांसा किससे बना होता है, कॉपर में 80% और इसमें क्या होता है SN यानी कि सेनेजियम जो होती है 20% होती है। पीतल में कॉपर और जिंक का मात्रा होता है जिससे 80 और 20% होता है। तो इस प्रकार से इनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर हो गया। और इसमें अमलगम को परिभाषित करना है तो ऐसे मिश्र धातु जिनमें एक अवयव पारा अवश्य होता है और
अमलगम कहलाती है, ठीक है। और इसमें कापर अमलगम, चांदी अमलगम, इस प्रकार से इन्होंने उदाहरण भी दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यदि लिखते हैं तो 2 में से 2 नंबर मिल जाता है। काफ़ी एक बेहतरीन आंसर, इस प्रकार के आंसर कहा जा सकता है। तो आपको जो बताया गया है उतने ही आपको डायरेक्ट लिखना है। 4 लाइन का आंसर रहता है, 30 शब्दों में लिखने हैं, ठीक है। चलिए, इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ढाला लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात से। तो लोहे से इस्पात से हमेशा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से आपको लिखना होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप पॉइंट बना सकते हैं, इस प्रकार से आप कॉलम बना सकते हैं और इन कॉलम के माध्यम से आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसमें आप 2 अंतर भी बता देंगे तो काम चल जाएगा और पूर्ण आंसर माना जाएगा, आपको 2 में 2 मिल जाएंगे। इन्होंने सबसे कम कठोर, कठोर, ये सभी क्या है, गलत है। इनके अगर हम अंतर की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि अगर पहली इसकी हम कार्बन की मात्रा की बात करें तो कार्बन की मात्रा अगर हम बात करें तो इसमें कितनी होती है, 2 पॉइंट क्या होता है, इसमें कार्बन की मात्रा की अगर हम बात करें तो 2.5 से 5% तक, ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा होती है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा इसमें वो दे सकते हैं, क्या करते हैं, इसमें पॉइंट जो भी आंकड़े हैं उसको हम मेंशन कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा आंसर बन सकता है। और नेक्स्ट जो हम इसके बता सकते हैं कि इसमें कितनी होती है, तो इसमें हम बात करें तो 0 पॉइंट क्या होता है, ठीक है, 0.12% से लेकर आपको 0 पॉइंट क्या होता है 25% तक होता है। और इसमें कार्बन की मात्रा 0 पॉइंट क्या होता है 5 से लेकर आपको 1.5% के अंतर्गत कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर हम भंगुरता के आधार पर लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, यह भंगुर पाई जाती है, इसमें भंगुरता होती है, आप लिख सकते हैं भंगुरता, ये भंगुरता है, इसमें भंगुरता नहीं है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और ये भी भंगुर होती है। तो इस प्रकार से 2 अंतर हो गए। एक और अंतर आप ये लिख सकते हैं, गलनांक के आधार पर लिख सकते हैं। इसका गलनांक सबसे कम होता है, इसका थोड़ा सा अधिक होता है। तो इसका 200 गलनांक होता है, इस प्रकार से आप लगभग 200, और इसका लगभग 1500 पिटवे लोहा का गलनांक होता है। और इस्पात लोहा जो सबसे अधिक नहीं कह सकते, इसका मीडियम आता है, यानी कि 1300 गलनांक के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से आप जब लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे। इनको आधा नंबर मिला है क्योंकि एक इन्होंने आंसर केवल लिखा है, ये वाला, ठीक है, सबसे अधिक जो पाई जाती है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं परावर्तन का नियम जो है। चौथा क्वेश्चन इनका पूछा गया था कि परावर्तन का नियम क्या है। तो इसके बारे में सिंपल आपको परावर्तन के नियम को लिखना है। तो परावर्तन के नियम आप यदि याद है तो आप लिखिए, 2 नियम इनके हैं, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, ठीक है। क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं, यहाँ आपको लिखना है सदैव बराबर हैं। क्वेश्चन को अच्छे से लिखें, ठीक है। आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंग तीनों एक ही तल पर होते हैं, एकदम बिल्कुल करेक्ट, 2 नंबर आपको यहाँ पर मिल गया है। तो इस प्रकार से आप जब अच्छे से क्वेश्चन को लिखते हैं तो जरूर आपको मिलते हैं, ठीक है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, हमारा 5वां क्वेश्चन है, प्रकाश के मूल्य गुण क्या होते हैं, इसके 4 बताना है, कोई 4 बताना है प्रकाश के मूल्य गुण को। इनको जो है 1.5 नंबर मिला हुआ है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है कि प्रकाश के परावर्तन होता है, ठीक है, अपवर्तन होता है, ठीक है, प्रकाश में गति होती है, बिल्कुल सही है, और इसमें सप्तरंगी होते हैं, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा और स्पष्ट रूप से यदि आप लिखते हैं तो और भी इसमें और अच्छे से आंसर बनाया जा सकता है। इसमें और जो भी जैसे कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं, अपने स्रोत से एक साथ सभी दिशाओं में निकलती हैं, या जब किसी माध्यम से गुजरता है तभी दिखाई पड़ता है, वरना नहीं। इस प्रकार का आप सटीक लिखते हैं तो 2 में से 2 अंक साइंस में अवश्य पाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रोपण क्या है, और रोपण क्या है और पौधे में किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। 30 शब्दों में लिखना है, 2 अंक का है, इसमें हम इसको आंसर के लिखेंगे। तो इन्होंने लिखने की कोशिश की है कि जब पौधे में किसी तना को काटकर उसके स्थान पर इस प्रकार के अन्य पौधे या तना को लगाकर नए पौधे उत्पन्न करते हैं, तो इस प्रकार को रोपण कहते हैं। जैसे कलमी आम, इसमें तने के काटकर उसके स्थान पर लगाया जाता है। अब इसकी अगर हम सही बात करें इसके आंसर की, तो इसका आंसर ये हो सकता है कि जो रोपण है उद्यानिकी की एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक पौधे के उतक दूसरे पौधे के उत्कों में क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित कराए जाते हैं, ठीक है, उसको बदला जाता है, मतलब उसको प्रतिबिंबित किया जाता है। अच्छे से आप साइंस की भाषा में बात करें तो ऐसे कह सकते हैं कि उद्यानिकी रोपण का एक ऐसी तकनीक है, ठीक है। एक पौधे के उतक दूसरे पौधे के उतकों में क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित करते हैं, और दोनों के जो है वासिका उतक आपस में मिल जाते हैं, और इस उपरेपण या कलम बंद कहते हैं, ठीक है। कलमबद्ध या कलमी आम, जैसे कि यहाँ पर यह है, इन्होंने कुछ आंसर सही दिया है। यदि आप और अच्छे से देते हैं तो 2 नंबर यहाँ पर मिलेंगे आपको। तो इस चीज़ों को और इन सभी इंपॉर्टेंट जो भी हम बता रहे हैं आपको, इस प्रकार के ध्यान में रखते हुए और सभी चीज़ों की तैयारी करते रहेंगे। और लिखने की जब प्रैक्टिस आप करते हैं तो उस चीज़ों में पॉइंट वाइज आप लिखने की ज़्यादा प्रयास करें, क्योंकि 2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए, तंत्रिका कोशिका की संरचना का संक्षिप्त वर्णन करने की आया है, 30 शब्दों में है, 2 अंकों का है क्वेश्चन। तो इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र हमारे अंगों के द्वारा संवेदी किए गए सूचनाओं को मस्तिष्क के पहुंचाती है तथा मस्तिष्क के निर्देशों को पहुंचाती है। तो अच्छे तरीके से इन्होंने परिभाषा नहीं लिखा है
परिभाषा नहीं लिखा है और स्पष्ट नहीं लिखा है। तो इसका अगर अच्छे से आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि तंत्रिका कोशिका में संदेशों का संवहन होता है, संवहन की एक इकाई है और इसकी लंबाई कितनी होती है, 90 से लगभग 90 से 100, ठीक है, 90 से 100 सेंटीमीटर होती है इसकी लंबाई। ये भी लिख सकते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में, पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। एक पॉइंट में लिख दिया, दूसरा पॉइंट में और लिख सकते हैं कि इनमें जीव द्रव्य से घिरा हुआ होता है, केंद्रक होता है। जीव द्रव्य में जो होती हैं डेट्राटाइस नामक अनेक छोटी छोटी शाखाएं भी निकलती हैं। इस प्रकार से आप नोट्स अगर बनाए होंगे तो ये सभी रिवीजन करने के बाद आप अच्छे से लिखते हैं, तो इस प्रकार से इसमें भी 2 नंबर आप ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। एक आदर्श उत्तर ये हो सकता है। इसमें इनको आधा नंबर, सॉरी आधा का आधा यानी कि 1/4 मिला है। तो इस पर आप याद रख सकते हैं कि बहुगुणता क्या है। इसमें उदाहरण देखिए, ठीक है, जब बहुगुणता क्या है इसमें उदाहरण से आपको समझाना है। इनमें भी आधा का आधा मिला हुआ है। जब आप भ्रूण के विकास में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण किया जाता है तो उसे भ्रूणता कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये हो सकता है कि एक बीज से एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं और इसमें एक लैंगिक भ्रूण होता है तथा शेष भ्रूण न्यूमेरसिक कोशिका से पैदा होते हैं और जिन्हें एपोग्लेसम भ्रूण कहा जाता है। उदाहरण में हम बात कर सकते हैं, किसी पौधे को ले सकते हैं, जैसे कि नींबू के पौधे को ले सकते हैं। नींबू के पौधे के बीज से पैदा किए जाते हैं क्योंकि इसके बीज बहुभ्रूणीय होते हैं तथा इसे हम जो है किसी 1 से 2 से अधिक पौधे में हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप उदाहरण के माध्यम से अगर देंगे तो 2 नंबर इसमें भी आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना होता है। यदि आप अच्छे से नहीं लिखते हैं तो इस प्रकार से आधा नंबर 1 नंबर आपके मिलते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन है कि उदाहरण सहित आपको भर्जन की प्रक्रिया को बताना है। भर्जन और स्थापन काफ़ी अच्छा आंसर है। ये सभी आपको 10th के बुक में आपको मिलते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे और 10th के बुक को अच्छे से आप पढ़ेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएंगे। तो भर्जन को इन्होंने लिखा है 4 नंबर का क्वेश्चन है। 60 शब्दों में आपको लिखना है कि भर्जन क्या है, ठीक है। देखते हैं कि इन्होंने कहाँ पर गलती किया और क्या क्या और चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। भर्जन जब धातुओं का अपचयित ऑक्सीकरण की उपस्थिति में हो तो उसे भर्जन कहते हैं, ठीक है। और निस्थापन जब धातुओं का अपचयन ऑक्सीकरण की अनुपस्थिति में करते हैं तो उसे निस्थापन कहते हैं। तो दोनों परिभाषाएं इसमें गलत है, इसका आप देखिएगा, ठीक है। इसमें परिभाषाओं को अच्छे से आप लिखेंगे तभी जाकर आपको अच्छे से आंसर मिल पाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, प्रतिरोधों के संयोजन से निम्नलिखित में समतुल्य प्रतिरोध क्या है। तो इन्होंने लिखने की कोशिश की है कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे प्रतिरोध का संयोजन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर और इसकी नियम भी लिख सकते हैं कि श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है और समांतर इसमें समांतर श्रेणी के सभी प्रतिरोधों के एक सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़े रहेंगे। तो इस प्रकार से आप डायग्राम के माध्यम से भी समझाइएगा। इसमें 50% इनको मार्क्स किया गया है, 4 नंबर में इनको मिला हुआ है। तो इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं कि विद्युत की तीव्रता को परिभाषित करना है। इनको भी 4 नंबर में 2 नंबर मिले हैं। 60 शब्दों में हमें लिखने होते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है। दिया है कि विभवांतर 12 वोल्ट, ठीक है, दूरी है 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू ये सही है। यहाँ पर किसी विद्युत क्षेत्र के एकांकी परिभाषाओं को, तो इन्होंने परिभाषा नहीं अच्छे से लिखा है, तो अच्छे से लिखते तो इनका 3 नंबर भी प्राप्त किया जा सकता है। चलिए ठीक है, इस प्रकार से आप जैसे कि इनका सूत्र भी दिया है, सूत्र आप लिख सकते हैं, ठीक है। कार्बन संश्लेषण में C3 और 4 के चक्रों को अंतर बताना है। तो इस प्रकार से आप अंतर को इस प्रकार से डिवाइड करके कॉलम में आप बना सकते हैं। कॉलम में देखिए इनका क्या बात की गया है कि यह एक प्रकाशीय चक्र है, यह अप्रकाशीय चक्र है, ठीक है। यह पत्ते के क्या होता है, गलनांश से निर्मित होता है, यह पत्ते के एक स्टेमिना का खुद बनाता है। CO2 की स्तरीकरण से गलत है, यहाँ पर गलत कर दिया है इन्होंने। इससे सही है, प्रकाश में होता है, अंधेरे में होता है। तो इनका जो है सभी कथन क्या है, गलत है इनका सभी, इसलिए इन्हें मार्क्स नहीं मिला है। तो आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो मेडल के वंशानुगत नियमों के वर्णन को आपको बताना है कि इसके वंशानुगत जो है नियम को किस प्रकार से आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इनका आंसर देखिए हम किस प्रकार से देख रहे हैं। आपको परिभाषाओं को अच्छे से और नियमों को अच्छे से लिखना होगा, आप तभी आपको इसमें नंबर मिलेंगे, ठीक है। देखते हैं कि मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। इस प्रकार से इन्होंने लिखने की कोशिश की है, बट इनका आंसर पूरी तरह से गलत है, यह परिभाषाओं के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें आप मेंडल के वंशानुगत नियमों को पॉइंट वाइज अच्छे से लिखेंगे तभी आपको इसमें मार्क्स मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोह शोधन में वात भट्टी में होने वाली क्रियाओं का वर्णन करना है। इसके बारे में इन्होंने लिखा है, बट इनका जो है इनके भी यह क्वेश्चन जो है अच्छे से नहीं बनाया है, इनका गलत है, इसलिए इन्हें 0 मार्क्स मिला है।
तो आप जो है कि फालतू की चीज़ें लिखेंगे तो आपको मार्क्स उसमें नहीं मिलते हैं। आपको इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। आप देखेंगे, उसको मिलाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं आपको किसी नोट्स में तो नहीं मिल पाएंगे, बट आपको जाकर 10th और 11th का बुक को और 10th 12th के बुक को भी देखना पड़ेगा। उन सभी चीज़ें में इस प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण रूप से और बहुत आसानी से समझाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अर्धचालक क्या है और पी एन डायोड को कार्यविधि को समझाना है। तो इनका जो है साइंस बैकग्राउंड में थोड़ा सा कम मार्क्स किया है, 8 में 2 नंबर प्राप्त हुआ है। तो अर्धचालक क्या है, इसको पहले तो हम परिभाषा लिखेंगे इसका। दूसरा इसमें जो है पीरियड की संरचना को भी बताना है। और तीसरा इसमें क्वेश्चन है कार्यविधि को समझाइए। तो इसमें आपका एक साथ 3 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और उन सभी क्वेश्चनों को आपको 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। तो पहले हम इसको अर्धचालक क्या है उसके बारे में बताएंगे, अर्धचालक का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे इन्होंने लिखा है कि विद्युत के ऐसे चालक को कुछ विशेष परिस्थिति में विद्युत के चालक की तरह विद्युत के कुचालक की तरह कार्य करती है, अर्धचालक कहलाती है। तो अर्धचालक का इन्होंने सिलिकॉन जर्मेनियम में लिखा है, पर इन्होंने जो परिभाषा दिया है वह गलत है। अर्धचालक का परिभाषा ऐसे नहीं है। इसी प्रकार से सूटेबल आप आंसर लिखेंगे तो भी इसका नंबर अच्छे से मिल सकता है। इसमें केवल 2 नंबर मिला है क्योंकि उदाहरण केवल मिला है। और इसमें जो है पी एन डायोड की संरचना को स्पष्ट रूप से इन्होंने बताने की कोशिश की है, बट पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए हैं। चलिए इनके हम टोटल मार्क्स भी आपको लास्ट में हम बताएंगे, तो वीडियो का आप अंत तक बनी रहिएगा कितना इन्होंने टोटल मार्क प्राप्त किया है। और इस सभी चीज़ों को आप देखते हुए किन किन इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, उन सभी चीज़ों को आप देखते हुए चलेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे इस प्रकार की चीज़ों को कैसे लिखना है। तो इनको देखिए, ये भी श्वसन तंत्र का मानचित्र का सचित्र वर्णन करना है, तो आपको अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। इसका हम डिटेल व्याख्या करेंगे आने वाले वीडियो में। अभी हम फास्ट रूप से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से आप लिखते हैं, और ऐसा लगता है कि हम अच्छे से क्वेश्चन को बना पा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। देखिए इन्होंने गलत लिखा है, तो इसका केवल 1 नंबर मिला है 8 नंबर में, ठीक है। चलिए तो इसको डिटेल में संरचना को आपको बताना है। सचित्र वर्णन का मतलब होता है कि आपको चित्र भी बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ चित्र की आवश्यकता थी। चलिए इनका 17वां क्वेश्चन को बेहतरीन लिखा है इन्होंने। चलिए देखते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है और इसके नियम दिया गया था। इसके देखिए अथवा में क्वेश्चन आते हैं, 75 शब्दों में लिखना है, 15 मार्क्स है। इनको 10 नंबर प्राप्त हुआ है। देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने अच्छे से लिखा है कि 10 नंबर प्राप्त किया। 10 नंबर प्राप्त होना यानी कि आपको 50% से भी अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसमें बात इन्होंने लिखा है कि मानव हृदय की प्रमुख परिवहन तंत्र के अंतर्गत मानव हृदय के 4 भागों में बांटा रहता है, सही है। और ऊपर 2 भाग बायां तथा दायां आलिंद तथा नीचे का 2 भाग दायां और बायां आलिंद कहलाती हैं। इसमें एसन अनोड हृदय को पंपित करता है। इन्होंने सचित्र वर्णन किया है, बिल्कुल अच्छा है, आप इसे देखिएगा, ठीक है। कार्यविधि भी अच्छे से इन्होंने बताया है कि फुफ्फुस शिराएं जो फेफड़े से द्वारा ऑक्सीजन मुक्त कर रक्त बायां आलिंद में पहुंचाती है, वहां से द्विलिनी फुफ्फुस धमनी और महाधमनी होते हैं, ठीक है। कपाट के द्वारा बायां निलय का पहुँचती है, ये भी सही है। और बायां निलय को रक्त महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचती है और शुद्ध रक्त होती है, ठीक है। शरीर के सभी हिस्सों में अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा दायां आनंद में पहुंचती है। और यहाँ पर त्रिवेणी कपाट द्वारा यह निलय के में पहुंचती है, जहाँ पर फुफ्फुस धमनी द्वारा रक्त के फेफड़ों में जाती है। इस प्रकार से रक्त परिसंचरण पूर्ण होता है और फेफड़े O2 युक्त ऑक्सीजन, फुफ्फुस शिरा और बायां आनंद, फिर बायां निलय, फिर महाधमनी, ठीक है। यहाँ पर है शरीर, फिर महाशिरा, दायां आनंद, फिर बायां, और फिर इस प्रक्रिया को संचालित होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट्स है वो 2 पार्ट्स के अंतर्गत हम चलेंगे। इसमें मैथ के चीज़ों को पूछा गया है, ठीक है। तो मैथ में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं और किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित आंकड़ों के माध्यिकाओं को आपको ज्ञात करना है। इस प्रकार से आप आंसर को लिखते हैं तो आंकड़ों को आरोही क्रम में पहले व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने व्यवस्थित किया, बिल्कुल। और यहाँ पर पदों की कुल संख्या आपको प्राप्त करना है। और माध्यिका निकालने का आपका सूत्र आप सभी लोग जानते होंगे कि 1/2 ब्रैकेट के अंतर्गत n/2 बाद वहाँ और n/2 + 1 का वहाँ पद, ठीक है। इस प्रकार से आप लिखते हैं तो बिल्कुल इस प्रकार से आपका आ जाता है। इस प्रकार से 34 आपको ज्ञात हो गया, इसका आंसर 34 होगा। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे तो 2 में से 2 अंक प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है इनका। तो इनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए क्या विधि है, इनका 1 नंबर प्राप्त हुआ है। कहाँ पर इन्होंने गलती किया है, तो आपको पहले क्या करना है, इसमें अभिष्ट का लसन निकालने के लिए क्या करना होगा, 2 का, 9 का और 7 का, सभी का हम क्या करेंगे, लसन लेंगे। पहले इनका ऊपर वाले का लसन लेंगे और नीचे वाले का हम क्या करेंगे, मसा लेंगे, सही है। इनका फार्मूला सही है। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। अगर हम इसकी बात करें तो 2/5 9/7 है और 10/13 है। इसका लसा जो है 1/7
26/2/55 होगा। ठीक है, यहाँ पर गलत इनका कर दिया है। इनका आंसर केवल मात्र 1/26 होगा। ठीक है, इसके आंसर को आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आप जब इनके लसा निकालेंगे जिसका लसा मसा केवल 1 होगा। आप सभी लोग जानते होंगे कि 5, 7 और 13 ये क्या है, केवल 1 से जाएगा ये और 5 से जाएगा, ये केवल 1 से और 7 से जाएगा, और एक यह क्या होता है 13 से जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन जो हमारा फैक्टर आ रहा है 1 आ रहा है, केवल 1 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 155 नहीं 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग जान होंगे कि 126 इसका क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक 126 हो जाएगा। लेकिन हर का अगर हम बात करेंगे, इसका लघुत्तम यहाँ पर नहीं निकालना होता है। ठीक है, यहाँ महत्तम समापवर्तक आपको निकालना है, याद रखेंगे। इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, महत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा, हर का महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इसका हम बात करेंगे तो अंश का, इसका अगर हम बात करेंगे, इसका अंश का 1 क्या हो जाएगा 26 1 यहाँ पर 26, इसका क्या हुआ लघुत्तम समापवर्तक है। और इसका जो हर है, हम हर का क्या करेंगे महत्तम समापवर्तक, तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा 1 होगा आपका 1/26 1/26 एक होता, तो इसका 2 नंबर प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर 1 नंबर आपको क्या कर दिया गया है, कट गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि यदि 1.5 पे बराबर 0.03 बी, तब b माइनस ए बाई बी प्लस ए बी का आपको बताना है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं दिया है कि पहला नंबर पर आपको दिया गया है पहला यहाँ पर दिया गया है कि 1.5 a इक्वल टू 0.03 b दिया हुआ है। ठीक है, और इस प्रकार से आप लिखते हैं। यहाँ पर 0 के बाद पॉइंट यदि दिया है तो इसको आप अगर दशमलव के संख्या में अगर हम बदलते हैं तो इसका क्या हो जाएगा 1/5। अगर हम 15 a इसको लिखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे हम जितने लगाएंगे उसके बाद 0 हम बढ़ा देते हैं, तो इसका 15a/10 हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर हम बात करें तो दशमलव के बाद जो 2 0 हैं, 2 0 होने पर हम 100 से इसको क्या करेंगे, भागित करेंगे, यानी 1 के बाद 2 0 बना देते हैं, इतना तो आप लोग जानते होंगे। फिर इसको हम 15 और 10 को काटेंगे तो 1/5 और 1/10 हो जाता है। ठीक है, और हम बात करने वाला है 3 का 100 से काटेंगे तो इसका देखिए यहाँ से 3 से कटा है, यहाँ पर 5 है, 3 5 15 हो गया। ठीक है, 10 यहाँ पर 10 हो जाएगा, इसका इतना आंसर हो गया। इस प्रकार से करना है। a/b यहाँ पर 1/50 या b/a हो जाता है। इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं ताश के 52 पत्तों की यादृच्छा आपको निकालना है, और इसमें भी इनको 2 नंबर के जगह पर 0 नंबर मिला हुआ है। काफ़ी गलत आंसर इन्होंने किया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इनकी फार्मूलाएं होती हैं, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इनकी फार्मूला n/s होता है। ठीक है, n/s आपको बराबर इनका फार्मूला आप ऐसे लिख सकते हैं कि 52 जो है आपको जो है यादृच्छा निकालना है c के। ठीक है, तो यह फार्मूला होता है, और इस फार्मूले का आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फैक्टर 52 आपको लिखना पड़ेगा फैक्टर 2 और फैक्टर 52 माइनस 2। तो इस प्रकार से आप सॉल्व करते हैं 52 51 इंटू 50 या फैक्टोरियल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और इसके नीचे जो हमारा आएगा या फैक्टोरियल इसका निकालते हैं। फैक्टोरियल वाले आप देख लीजिएगा, समझ में नहीं आ रहा होगा थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ लेंगे। इसका हम आंसर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं 2/, और इसका फैक्टोरियल आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और लाल होने की प्रायिकता यानी कि जो है 52, इसका फैक्टोरियल 2 होगा, इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फैक्टोरियल 26 हो जाएगा। और इस फैक्टोरियल का अगर हम नीचे हम बात करते हैं 2 × 1 इंटू फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। 2 इसमें से माइनस करेंगे तो। ठीक है, और इस प्रकार से आपको क्या निकालना है, फिर फैक्टोरियल n का 2 आपको निकालेंगे, यानी कि 4 से फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। और इसका आंसर जो होगा 4 × 3/2 हो जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल यदि ज्ञात करेंगे तो इक्वल टू 6 इसका आंसर हो जाएगा 55/221। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप निकालते हैं तो इसका आंसर आता है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा 5वां क्वेश्चन है, यदि 2 + b/a + b = 3 हो तो a + b/a + 2b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है,
इस प्रकार के हम क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे, तो पहले हम तो ज्ञात करेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है इतना बराबर इतना, सही है, ठीक है। और इसमें हम बात करने वाले हैं कि तिरे गुणा करेंगे तो ये जो 2 है यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इसे हम सॉल्व करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं कि 2ab प्लस इक्वल टू, अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा 3a प्लस 4b, ठीक है। इतना आप कर लेंगे और इसको जब आप पक्षांतर करेंगे तो इसका हो जाएगा 11b, ठीक है, इक्वल टू a हो जाएगा। और a बाई अगर b आप निकालना चाहेंगे, 11 बाई a हो जाएगा। a बाई अगर b निकालना चाहें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा माइनस में 11 बाई 1 हो जाएगा, ठीक है। और a प्लस b, ठीक है, बराबर हो जाएगा माइनस 11 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें a प्लस क्या होता है 2b, a प्लस 2b यहाँ पर निकालना है आपको, इसका मान वैल्यू हमें निकालना है। तो a प्लस 2b का मान हो जाएगा आपका माइनस क्या हो जाएगा माइनस 11, ठीक है, इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे माइनस 10 बाई क्या हो जाएगा इसका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से माइनस माइनस से आपका क्या हो जाएगा, दोनों में माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 10/9, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। भावेश ने एक घड़ी को इतने रुपए में खरीदा है, ठीक है, और 5% के मुनाफे के साथ उसे उसी घड़ी को उसी मूल्य पर बेच दिया है। तो इस प्रकार क्वेश्चनों को यहाँ पर देखिए, क्रय मूल्य तो दिया हुआ है 1500, सही है, लाभ परसेंट अर्जित किया है 5%, सही है, और इतना का लाभ परसेंट, ठीक है। अतः विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर विक्रय याद रखना पड़ेगा कि जो विक्रय मूल्य का फार्मूला वो होता है क्रय मूल्य इंटू क्या होता है 100 प्लस माइनस क्या होता है लाभ, यह क्या होता है हानि, बाई क्या होता है 100। इस फार्मूले को आप जब इसका प्रयोग करेंगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए जैसे हमारे यहाँ पर दिया है कि क्रय मूल्य कितना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1150 है क्रय मूल्य, इंटू इसमें क्या होता है कितने परसेंट का 5% का मुनाफा हो रहा है, तो यहाँ पर 105 लिखेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके बाद 100 से इसको मल्टीप्लाई यहाँ पर सूत्र में जैसा बताया गया है। आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 57 पॉइंट क्या होता है 5 इंटू 2.1 इक्वल टू, इसका अगर हम बात करेंगे तो 1207, ठीक है, 1207.5 इसका आंसर हो जाएगा। अगर इस प्रकार से आप लिखते हैं तो इसका आंसर राइट होगा, ठीक है। आप यदि थोड़ी सी आप फार्मूलाओं को भी लिख देते हैं तो 1 नंबर इनको मिल गया है, 2 में 1 नंबर लिख दिया है। तो आप केवल फार्मूलाओं को भी याद करते हैं या थोड़ी सी अच्छी लिखते हैं, मैथ की यह खासियत है कि आप थोड़ी सी भी अच्छी करते हैं तो आपको आंसर दिया जाता है, कुछ ना कुछ आंसर आपको मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी इस प्रकार के क्वेश्चनों को नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा सा प्रयास करने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल आपको आंसर मिलेंगे और फुल आंसर मिलते हैं। मैथ का यह फार्मूला है कि अगर आप अच्छे से लिखा तो फुल में फुल आंसर मिलता है। इन्होंने काफ़ी अच्छे से इस क्वेश्चन को हैंडल किया है और इनको 4 नंबर में 4 नंबर मिला है, फेल मार्क्स मिला है। इस प्रकार देखेंगे यमन के कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की क्रमशः 4:3 के अनुपात में है। यदि 100 से अधिक छात्रों को कॉलेज में यम में शामिल होते हैं तो कॉलेज में यन छात्रों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है, तो संबंधित अनुपात 7:5 हो जाता है, तो कॉलेज में यन की छात्रों की संख्या क्या होगी, ठीक है। दिया है यम अनुपात 5 में कॉलेज की संख्या, बिल्कुल सही है। यह मान दोनों के आलोचक की विद्यार्थियों की संख्या है, यानी कि 4x और 3x मान लेंगे बिल्कुल। और पुनः हम बात करेंगे 4x प्लस क्या होता है 100, ठीक है। यहाँ पर 100 अधिक है, 100 अधिक है जैसा कि प्रश्न में बताया गया है। पुनः प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। बाई 3x क्या हो जाता है 3x है इनका अनुपात है, ठीक है, इक्वल टू 1/5 इसका क्या है यहाँ पर दिया हुआ है, अरे सॉरी 1/5 नहीं 7/5 है, यहाँ पर अनुपात है, ठीक है। इस अनुपात को यहाँ पर पुट किया है, फिर इसके बाद समीकरण बन जाता है और समीकरण को आपको हल करना है। जबकि यहाँ पर आपको दिया गया है कि x इक्वल टू हम 500 यहाँ पर आपको इसका हल करते हैं तो आ जाता है। तब यन में कॉलेजों की कॉलेजों में छात्र की संख्या क्या होगी 3x बराबर 3 इंटू हम x के स्थान पर 500 लिखेंगे, ठीक है। और इसके प्रकार से जो यह x है यह में क्रमशः है पढ़ने वाले छात्रों की, तो यहाँ पर यन कॉलेज में क्या होता है 1500 छात्र होंगे। इस प्रकार से आप सॉल्व करते हैं, इस प्रकार से 2 पार्ट्स में आप बांट दीजिए इसको और बेकायदे आपके आंसर आएगा, 4 में 4 आंसर मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर किस प्रकार से मैथ इन्होंने हैंडल किया है और पूर्ण में पूर्ण अंक प्राप्त हुआ है और इनको काफ़ी अच्छा अंक प्राप्त है। कुछ ही अंकों का इसमें इनका मैथ वगैरह और साइंस का थोड़े से क्वेश्चन को अच्छे से आप हैंडल करेंगे तो आप सफलता के निश्चित करीब होंगे। इस प्रकार का आपको ध्यान देना है, ठीक है। 4 में से 4 इन्होंने प्राप्त किया है। इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। मैथ का यह है, मैथ का ये अंक केवल बदलते हैं, लेकिन इस प्रकार के रिपीटेड क्वेश्चन प्रति वर्ष पूछे जा रहे हैं, आप इसका भी ध्यान रखें। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे जैसा कि इन्होंने देखे हल किया हुआ है, ठीक है। इन्होंने हल करने की कोशिश किया है, दिया है कि
कुल प्राप्तांक ज्ञात करना है 540 है। 100 अनेक का हल होगा, यहाँ पर दिखा है आपको, ठीक है। 108 जो है 108 अनेक का हल है, जैसा कि प्रश्न में आपको दिखा है उस प्रकार से आप 108 के 540 यहाँ पर क्या है इसकी जो बताया गया है कुल अंक प्राप्त हुआ है, ठीक है। उसमें 100% को बात किया है। तो ये पाई चार्ट वाला जो एग्जाम है काफ़ी अच्छा, काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है। इस प्रकार से प्री में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस वर्ष भी पूछे गए हैं। यह काफ़ी आसान क्वेश्चन है और 4 नंबर इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कीजिएगा। देख पा रहे हैं पहले 108 का निकाला है, फिर 360 का निकाला है 20%, ठीक है, जैसा कि प्रश्न में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऊर्ध्व त्रिविभांग को हल कैसे करना है। विजांग का इस प्रकार से आंसर लिखना है, 2 पार्ट्स में आप बांटना है, 4 नंबर इन्होंने प्राप्त किया है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको लगभग 8-9 क्लास में त्रिविभांग का आता है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से बनाया जा सकता है। देख रहे हैं इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से महत्वपूर्ण रूप से आप इसे हल कर सकते हैं। जैसे इकाई का अगर हम बात करें तो 2 × 1 हो गया, ठीक है। इकाई और दहाई का इसमें मल्टीपल होगा, यानी कि 4 और इसका 5 से मल्टीपल हुआ, तो इस प्रकार से 9 लिख दिए। इकाई और दहाई से इस प्रकार से आप फार्मूले को लिख सकते हैं। तो इसका फार्मूला ये होता है, देख सकते हैं यहाँ पर इसको दिया गया है, पहले दोनों को क्रॉस होगा, उसके बीच में क्या होता है एरो होती है। तो इस फार्मूले का जब आप यूज करते हैं तो इसका आंसर 20 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसका 2 हासिल होगा और दहाई और सैकड़ा को इन्होंने वितरित रूप से निकलने की कोशिश किया है। 5वां इसमें लिखा है कि सैकड़े के स्थान पर इसमें 14 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 14 और 1 इसका हासिल यहाँ पर चला जाता है, ठीक है। इसका उत्तर इतना होगा, बिल्कुल सही है। और जाँच में इन्होंने बताया है कि पहले अंक का जो बीजांक है वह 6 है, ठीक है। दूसरे अंक का बीजांक 2 है। दोनों अंकों की बीजांक का गुणनफल की अगर बात करें तो 3 है और उत्तर का बीजांक जो है 3 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए इन्होंने 100 में 8 नंबर प्राप्त किया है, काफ़ी अच्छे से। एक अनुक्रम में 7 पद सम्मिलित हैं और वही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अनुक्रम का माध्य 80 है और 20 को प्रत्येक पद में जोड़ा जाता है, तो प्रत्येक 2 को विभाजित किया जाता है ताकि नया माध्य मिले। तो मूल्य माध्य और अन्य माध्य के बीच क्या है ज्ञान किया जा सकता है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर दिया गया है कि अनुक्रम का जो माध्य है जो 80 है, ठीक है। 7 अंकों का कुल योग कितना है, 80 × 7 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रकार से 20 जोड़ने से नया माध्य बनेगा 560 × 1 + 140 का 7/100 हो जाएगा। इस प्रकार सही किया है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस प्रकार से आप देख लेंगे, इस प्रकार क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस कीजिए। इसी प्रकार क्वेश्चन इस वर्ष भी पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नदी के एक किनारे के 2 बिंदुओं को P और R का मध्य बिंदु Q है, तो कोई नाव पर P और R के 16 घंटे पेमेंट करती है। इसमें भी इन्होंने 8 अंक प्राप्त किया है। काफ़ी अच्छा रहता है इस प्रकार के क्वेश्चनों को बनाना। आपके मैथ में थोड़ा सा पकड़ है तो आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इनका बहुत ही अच्छा मैथ बना हुआ है। देखिए P और R का मध्य बिंदु दिया है, जैसा कि प्रश्न में बताया है। P R में जाने के कुल समय कितना है, जैसा प्रश्न में बताया गया है, ठीक है। बिल्कुल जैसा प्रश्न में बताया जा रहा है आपको जस्ट वैसे ही करते जाना है और ये सभी क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के साथ बनेंगे। तो इसको भी आपको इन सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर P और R को जाने पर आने वाले समय में यहाँ पर दिया गया है 24 घंटा होगा। R और P में जाने की क्या होगा, कुल संख्याओं की बताता है। R P के जाने वाले 20 मिनट की बात करेगा। तो इस प्रकार की चीज़ भी आपको लिए अच्छी होगी, ठीक है। इन्होंने देखिए 10 में से 10 अंक प्राप्त किया है। काफ़ी एक महत्वपूर्ण तालिका से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं प्रतिवर्ष। 2018 में भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए और इन्होंने 10 में 10 अंक प्राप्त किया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसा कि इसमें चार्ट के माध्यम से और पाई चार्ट के माध्यम से इस प्रकार के क्वेश्चनों को दिया रहता है और बहुत ही आसानी रहता है, ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन में आपको बताया गया है उसी प्रकार के क्वेश्चनों को आपको हल करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यदि भी के कुल लिखा है और संक्षेप में इन्होंने लिखा है कि आर्य गणित में आर्यभट्ट के योगदान को लिखना है। काफ़ी इन्होंने पढ़ा हुआ अच्छे से था। आर्यभट्ट के बारे में विशिष्ट रूप से लिखा है कि आर्यभट्ट का जन्म जो है 476 में हुआ था, बिल्कुल सही है। कुटुम्बसर बोल रहा हूँ, कुसुमपुर पटना के समीप में हुआ था। ये भारत के महान गणितज्ञ थे और 499 ईस्वी में आर्यभट्ट नामक गणितज्ञ का पुस्तक इन्होंने लिखा है। आर्यभट्ट के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दशमलव के 4 स्थानों तक पाई के मान को बताया है, यानी कि जो पाई का मान जो दिया गया था 3.1416 है, यह जो है कापर्निकस के अनुसार है। 1 पॉइंट दिए, 2 दिए, तीसरा है कापर्निकस 1000 पहले यह बता दिया था कि सूर्य स्थिर है, न कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ठीक है। इस प्रकार से नालंदा के विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे, ठीक है। तो इनको योगदान को बताया गया है आर्यभट्ट को और बेहतरीन रूप से इन्होंने लिखा है और 10 नंबर इनको मिला हुआ है, ठीक है। तो गणित के क्षेत्र में इनका प्रमुख पुस्तक है 10 गीतिकापाद है, ठीक है, गोपालपाद है, गृहपाद आदि है और भारत के पहले उपग्रह का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। इस प्रकार की चीज़ों को इन्होंने लिखा हुआ है और इनको 10 नंबर में 10 नंबर मिला हुआ है। तो यह काफ़ी एक महत्वपूर्ण रहता है। इस प्रकार का आप जीवनी को भी अच्छे से पढ़ेंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है इसके मार्क्स अच्छे से आप उठा सकते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन रहते हैं और यह मार्केबल क्वेश्चन है और इसमें टॉपर के द्वारा
130 से 140 नंबर तक भी इसमें मार्क्स उठाया गया है। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। साइंस एक अच्छा विषय है और इसमें जिसका अच्छे से पकड़ है उसकी महत्वपूर्ण रूप से आप जान सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर के 4 विशेषताएं लिखने के लिए बात की गई है। अगर हम बात करते हैं विशेषताएं की, तो कंप्यूटर की विशेषताएं तो सभी लोग जानते होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने 2 नंबर की जगह पर इन्हों 1.5 यानी कि 1.5 नंबर प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब देखिए सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, इनके प्रकारों को लिखने के लिए है। कंप्यूटर ऐसे भाग को केवल देख सकते हैं जिनके लिए छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर को सभी ने लिखा होगा और इस प्रकार के प्रकार को भी लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार का आप लिखते हैं तो जरूर निश्चित रूप से आप सफलता के निश्चित रूप से करीब में आते हैं। और इन सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों की भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, सौर ऊर्जा के उपयोग लिखना है। इस प्रकार से सौर ऊर्जा के 4 उपयोग लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए। जो डिमांड में दिया गया है उसी क्वेश्चन को लिखिए, आपको जरूर निस्संदेह आपको अच्छी अंक मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए आपको दिया गया फोटोवोल्टिक सेल्स क्या है, इसके सिद्धांत को लिखना है। जब किसी सौर तापन में सूर्य के प्रकाश के जुड़ती पड़ती है तो उस वस्तु को जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या महत्वपूर्ण लिखा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गति करने लगते हैं जिनमें से उससे विद्युत धारा बहने लगती है और सोलर सेल फोटोवोल्टिक सेल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी अच्छा आंसर लिखने की कोशिश किया, बट यह क्वेश्चन क्या है, गलत है। इनके हम सिद्धांत को लिखेंगे, ये फालतू की चीज़ें लिखी गई है। तो इस प्रकार की चीज़ों पर भी आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार के जब आप लिखते हैं तो आपको 0 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिद्धांत दिया है। सिद्धांत और नियम और परिभाषाओं को जैसा पुस्तक में दिया है आप वैसे ही लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है। इस प्रकार की चीज़ों को आप लपटेंगे तो आंसर आपको 0 ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जैव विविधता के खतरे के बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने जैव विविधता के खतरे के बारे में बताने की कोशिश की है। अब किस कारणवश जीवों की अस्तित्व जो है संकट में पड़ गया है। जैसे जैव विविधता के लिए खतरा कहते हैं, कारण है जलवायु परिवर्तन, आपस का क्षय, आक्रामकता, प्रजाति और प्रदूषण। तो इस प्रकार में भी इन्होंने 1 नंबर मिला हुआ है। 2 नंबर में थोड़ी सी और डिटेल इसकी व्याख्या कर सकते हैं तो हमें 1.5 नंबर अवश्य मिलेगा। ठीक है, अनवीनीकृत ऊर्जा क्या है, बहुत ही अच्छा है। आपको 10th के बुक में आसानी से क्वेश्चन मिल जाएगा। 10th के बुक को आपको आसानी से पढ़ना है। ठीक है, ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो एक बार में समाप्त होते हैं और जाने के बाद वह किए जाते हैं, इस प्रकार से प्राप्त करने में लंबा समय लगता है। कोयला और पेट्रोलियम है, बिल्कुल करेक्ट। विषैले पदार्थों के नाम बताना है जो जल प्रदूषण के हैं और कोई 4 इसमें आंसर बताना है। फ्लाई इसके आर्सेनिक के प्रदूषण होता है। ठीक है, पारा के मिनीमाता को रोग है। ठीक है, और कैडमियम सीटाइटाई रोग होता है। ठीक है, प्लास्टिक में क्या होता है, धीमी गति से प्रदूषण करता है। ये भी का कथन क्या है, सही है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विशेष लाभ लिखिए, क्या है इसका। तो ये मंडी के कहीं भी कृषि उपज के लिए बिक्री के मौसम पूर्वानुमान तथा अनावरण की कृषि के समाधान की बात करता है। ये भी कथन सही है। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई चौपाल का क्या अर्थ है। ई चौपाल ई शासन का एक माध्यम है। इसमें 1 नंबर इनको मिला है 4 नंबर में। तो ई चौपाल के बारे में आपको स्पष्ट रूप से लिखना पड़ेगा, तभी आपको 4 में कम से कम 3 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से आप थोड़ा सा घुमावदार आप लिखते हैं। आपको जो है क्वेश्चन का जो डिमांड है उस डिमांड को पकड़ना है और जो डिमांड के अंतर्गत जो पॉइंट हो सकता है उसके मेन पॉइंट को लिखना है, जो भी उसकी पॉइंट है। ई चौपाल ई शासन का एक इस प्रकार से साधारण जवाब आप देते हैं तो उस प्रकार के साधारण जवाब तो सभी लोग देते हैं, थोड़ी सी आप विशेष जवाब देने की कोशिश करेंगे जो आपको इसके बारे में जो लॉजिक है, उसके सिद्धांत क्या है, उसके अर्थ क्या है, तो अच्छा रहेगा। और कंप्यूटर के 4 इनपुट और 4 आउटपुट डिवाइस के बारे में बताइए, सभी लोग जानते होंगे। और इनको 4 में 3 अंक मिला है, काफ़ी सही है। 4 में 4 पाना थोड़ा मुश्किल रहता है, बट इस प्रकार के मार्किंग जो होती है, 4 इनपुट लिखा है तो बिल्कुल सही लिखा है। कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, रीडर है। ठीक है, स्क्रीन है, प्रिंटर है, स्पीकर है, फोटोकॉपी मशीन है, सही है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह जीवाश्म ईंधन के बारे में क्वेश्चन लिखने के लिए आया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये जो टॉपिक्स है इन सभी टॉपिक को आप क्लियर करेंगे। ठीक है, यह जो हमारा प्रीवियस इसका टॉपिक चल रहा है और इसी प्रकार के और भी हम वीडियो ला रहे हैं आप सभी के लिए, आपकी मदद के लिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंडों के आप सहयोग के लिए उन्हें शेयर कीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसके PDF वगैरह भी प्राप्त होंगे। ठीक है, ऐसे ईंधन जो जीवन पादपों के अंश एवं पारा के लाखों करोड़ों वर्ष के कार्बनीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। यह ऊर्जा में अनवीनीकरण के साधन तथा प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। कोयला पादपों के अवशेष होते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम जो है सूक्ष्म जीवों के अवशेष से बने होते हैं। LPG क्या है, इस पर कैसे प्राप्त किया जा सकता है। LPG से तात्पर्य है लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, सही है। और LPG का मुख्य अंश ब्यूटेन गैस होता है और LPG का प्रयोग घरों में खाना बनाने के लिए किया जाता है। यह स्वच्छ ऊर्जा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना LPG वितरण से संबंधित है और इसे पेट्रोलियम तलों के जो है पेट्रोलियम पीने के साथ पेट्रोलियम खानों से प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने अच्छा लिखने की कोशिश की है। इनको 3 नंबर मिला हुआ है। आप इस प्रकार से थोड़ा सा और डिटेल भी लिख सकते हैं और
बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। लगातार आप प्रयास करेंगे तो इस प्रकार की चीज़ों को आप आसानी से लिख सकते हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्रों का वर्णन करें। तो भारत में 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। पहला है पश्चिमी घाट श्रीलंका, पश्चिमी हिमालय भारत, नेपाल और चीन है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा पूर्वी हिमालय भारत और म्यांमार है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और सुरेनेम द्वीप के नाम से जानते हैं। ठोस अपशिष्टों का अगर हम बात करेंगे तो इसके प्रबंधन की उचित व्यवस्था बताइए। इन्होंने 2.5 नंबर प्राप्त किया है। थोड़ा सा और विशिष्ट रूप से इनकी हम संवेदनशील क्षेत्रों का वर्णन करना है। थोड़ा सा एक एक लाइन वर्णन करेंगे, यहाँ पर आपको पॉइंटेड करना है, बस इसको वर्णन आप करेंगे तो और भी अच्छा अंक प्राप्त हो सकता है, या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठोस अपशिष्टों को प्रभाव को लेकर इसके प्रबंधन को समुचित उपाय को समझाना है। ऐसे अपशिष्ट जो ठोस रूप से, ठीक है, होते हैं और गैस के अपशिष्ट कहलाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, अधजले पदार्थों को प्रभाव होते हैं। इनमें मृदा प्रदूषण होता है, जहरीले पदार्थों का मिट्टी जल में मिश्रण होता है और ठोस अपशिष्ट से खतरनाक जहरीले पदार्थों का समावेश होता है। इस प्रकार के उचित आप परामर्श देते हैं तो काफ़ी अच्छा आंसर बनता है और इस प्रकार से अच्छा मार्क्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। निष्कासन की बात करेंगे। निष्कासन जैसे कि पारा, आर्सेनिक, नाली के जाम के बारे में किए जाते हैं। नाभिकीय प्रदूषण क्या है और इनके बारे में भी हम महत्वपूर्ण रूप से जानने की कोशिश करते हैं। तो नाभिकीय प्रदूषण के बारे में आपको देख सकते हैं क्या क्या अच्छे से लिखा है और इनको 8 में 3 नंबर प्राप्त हुआ है। तो आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा कि पहला नाभिकीय प्रदूषण क्या है, उसके बारे में अच्छे से बताइए, ठीक है। इसको कारण लिखिए, प्रभाव लिखिए, नियंत्रण लिखिए। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन में आपको 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं। उन सभी क्वेश्चनों को पार्ट वाइज आपको बांट लेना है और उसके बाद 100 शब्दों की लिमिटेशन में आपको बनाना है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते होंगे उनके प्रदूषण के कारण क्या है, फुस्फुसियाँ जमावन कारण हुआ, पेट्रोलियम के परीक्षण, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में, नाभिकीय अपशिष्टों का उचित प्रबंधन में, ठीक है। इनमें आसपास के संपूर्ण जैव विविधता के नष्ट कर जाते हैं, आनुवंशिक रोग हो जाते हैं, जापान में आज सहयोग है। इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। जो है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चर्म रोग कैंसर से होता है, इसके नाभिकीय परिरक्षण करना चाहिए। वैश्विक स्तर पर समझौता, नाभिकीय विस्थापन, पदार्थों का नष्ट करना, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन, उच्च तकनीकी आदि भी है, ठीक है। मानव और वन्यजीवों के प्रतिस्पर्धा का क्या है, इन्होंने लिखने की कोशिश की है। 100 शब्दों में 8 नंबर है, इन्हें 3.5 नंबर मिला हुआ है। तो थोड़ा सा और डिटेल लिखने की कोशिश करेंगे, देखिए क्या लिखा था और कैसे मिला है। हाल ही में मानव वन्यजीव इस प्रतिस्पर्धा में बहुत वृद्धि हुई है, जिसके कारण निम्नलिखित कारण हुए। वनों के कटने से वन्यजीवों के आवास में और उनके विकासात्मक कार्यों का प्रभाव पड़ा है, पलायन कर रहे हैं, ठीक है। खाद्य पदार्थों की कमी हो रही है, ठीक है। मानव बस्ती में और है, थोड़ा सा और इसे डिटेल में हम कोशिश करेंगे और जो मेन पॉइंट है उनको हम लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे जो ऊपर में मेन पॉइंट जो आते हैं उन सभी विशेष रूप से जो हमारे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उन सभी तथ्यों को समाप्त करेंगे तो अच्छा आंसर हो सकता है और कम से कम 4 से 5 नंबर इस प्रकार के क्वेश्चन हमें अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। इन्हें 15 में 7 नंबर प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि जो है सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत इंटरनेट आधारित सूचना प्रौद्योगिकी निर्भर करता है। ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के योगदान को किस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको योगदान दिया गया है और इसके हम बात कर सकते हैं कि ई नाम जो है इन नेशनल एग्री मार्केट के द्वारा किसान अपना उत्पादन पूरे देश में बेच रहा है, ठीक है। टेली एजुकेशन, टेलीविजन के माध्यम से आपके कार्य कर रहे हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी, ऑनलाइन सार्वजनिक वितरण के क्षेत्रों में भी, मोबाइल के द्वारा सरकारी सुविधा और चॉइस सेंटरों के माध्यम से ऑनलाइन जाति प्रमाण, जन्म प्रमाण, निवास प्रमाण आदि बनाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सारी सुविधाओं को प्रदान किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से छत्तीसगढ़ में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर मिशन, स्काई योजना, युवा सूचना क्रांति जैसे योजनाओं के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और वर्तमान में भारत के विश्व की दूसरी सबसे बड़ी इंटरनेट आबादी बनने जा रही है। इस प्रकार के महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और आप अच्छे से लिखते हैं तो इस प्रकार से 50% यदि आप मार्क्स लेकर आते हैं तो भी और अच्छा है। इसी प्रकार के नए नए वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आप टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू। ओके।